क्यों कतार के कोर्ट ने 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को दिया है डेथ सेंटेंस। आज के ज्ञान कोश के वीडियो में हम इन सब केसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। 26 अक्टूबर 2023 ये डेट थी जहां पर कतर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था इन 8 नेवी वेटरन्स को। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कतर कोर्ट से अपील की थी कि हमें गवर्नमेंट के लिए एक एक्सेस दिया जाए, काउंसलर एक्सेस, और इस डेथ सेंटेंस को कुछ दिनों के लिए खारिज कर दिया जाए। और यहीं कतर कोर्ट ने ये अपील एक्सेप्ट की है। अगर हम न्यूज देखें तो हम देख सकते हैं कि कतर कोर्ट एक्सेप्ट्स अपील अगेंस्ट अ डेथ सेंटेंस फॉर 8 इंडियन नेवी वेटरन्स। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। इस केस के टाइमलाइन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा केस के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं। ये 8 नेवी वेटरन्स के अंदर 7 रिटायर्ड जनरल्स और कमांडिंग चीफ्स वगैरह है, जहां पर एक सेलर है और 7 ऑफिसर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स है। वहीं पर ये लोग कतर के अंदर दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विसेज के नाम से एक कंपनी के लिए काम करते थे, जो कि कतर आर्म फोर्सेस के साथ मिलजुल कर काम करती थी। और इन पर यह आरोप था कि इन्होंने एक सबमरीन की डिटेल तीसरे कंट्री के साथ शेयर की है, और इसी वजह से उन्हें एक अननोन चार्जेस के लिए अरेस्ट भी किया था। और उसी केस में कतर के एक कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस भी दिया है। अगर हम बात करें इस केस के टाइमलाइन की, तब आप यहां देख सकते हो कि 2022 के 30 अगस्त के दिन 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को अरेस्ट किया जाता है ऑन अनक्लियर चार्जेस, और दे वेर पुट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि जेल के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाता है। उसी के बाद 1 अक्टूबर 2022 में इंडिया के एम्बेसडर जो कतर के लिए काम करते हैं, वहीं पर वो डेप्यूटी हेड ऑफ द मिशन उन वेटरन्स से मिलते हैं। और उसके बाद 3 अक्टूबर को फर्स्ट काउंसिलर एक्सेस इन वेटरन्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए खुल जाता है। और फिर 2023 में 1 मार्च को लास्ट बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जो कि वेटरन्स के द्वारा की गई थी, और उसे कतर कोर्ट रिजेक्ट करता है। और फिर उसके बाद 25 मार्च को उनके अगेंस्ट चार्जेस कतर की पुलिस फाइल करती है इन कतर कोर्ट। फिर 29 मार्च को ट्रायल शुरू होता है, और उनके अगेंस्ट जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो उनकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 30 मई को दहरा ग्लोबल, जहां पर वेटरन्स काम करते थे, उसके पूरे ऑपरेशन बंद कर दिए जाते हैं फ्रॉम कतर गवर्नमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ कतर कोर्ट। जहां पर 4 अगस्त को ये ऐसे जो कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और 26 अक्टूबर 2023 में उन्हें कतर कोर्ट डेथ सेंटेंस अवार्ड करती है। ये हो गई उस केस की टाइमलाइन। अगर हम देखें तो ये काउंसिलर एक्सेस का मामला क्या है, हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। काउंसिलर एक्सेस ये वियना कन्वेंशन के द्वारा गवर्न होता है। जैसे कि इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी कंट्री हो, वहां पर वो काउंसिलर एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। इंडिविजुअल का ये अधिकार होता है, यानी कि राइट होता है, जहां पर वो कोई डिस्क्रिशन के साथ इस काउंसिलर एक्सेस को नहीं मांगते, बल्कि अपना राइट होने का, अपना हक होने के तौर पर इस काउंसिलर एक्सेस को माना जाता है या मांगा जाता है। वहीं पर यह दर्शाता है कि यह इंटरनेशनल कमिटमेंट के द्वारा गवर्न होता है, जहां पर काउंसिलर एक्सेस के द्वारा उन वेटरन से जो कि जेल कन्फाइनमेंट में बंद है, उन्हें अपने वकीलों को चुनने का, उन्हें अपनी बातचीत रखने का एक मौका दिया जाता है। और वहीं पर अगर कोई भी स्टेट, यानी कि इस केस में इंडिया है, तो वो भी डिमांड कर सकती है टू ग्रांट अ काउंसिलर एक्सेस थ्रू वियना कन्वेंशन। वहीं पर प्रोटेक्शन ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इस बेसिस पर इस काउंसिलर एक्सेस को हम ग्रांट करवा सकते हैं। अगर काउंसिलर एक्सेस मिल जाता है किसी भी नेशन को, तो वो एक्सेस कर सकते हैं अपने नेशन की एम्बेसी और उसके द्वारा गवर्न हुए हुए कोई भी ऑफिशियल्स या फिर कोई भी बातचीत हो। तो इसी के थ्रू एमईए का स्टेटमेंट भी आया था कि हमें काउंसिलर एक्सेस ग्रांट हो चुका है, और हम वो सारे वेटरन्स के साथ भी बात कर रहे हैं और उनके फैमिलीज के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। जहां पर ये काउंसिलर एक्सेस राइट देता है फॉर अगेंस्ट स्टैट्यूटरी राइट्स एंड स्टेट्स, और बेनिफिट करता है उन इंडिविजुअल्स को जो कि दूसरे देशों के कोर्ट्स में ट्रायल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें
कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किस तरीके से आज तक आगे बढ़ी है। सबसे पहले कतर के कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया है। वहां पर कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस में जो कोर्ट में डेथ सेंटेंस मिला था उसे आगे जाकर अपील करने का भी प्रावधान है। वो अपील अब इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि वहां पर नेक्स्ट स्टेप में वो वेटरन्स एंड इंडियन गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ अपील यानी कि कतर कोर्ट ऑफ अपील के अंदर इस डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट अपील करने जा रही है। अगर इसके बाद की भी स्टेप्स की बात की जाए तो कोर्ट ऑफ सेसेशन होता है। उसके बाद भी अगर ये डेथ सेंटेंस कैरी फॉरवर्ड होता है तो इमीर ऑफ कतर यानी कि मान लीजिए किंग ऑफ कतर, उसे ये पार्डनिंग पावर होती है कि वो कोई भी डेथ सेंटेंस खारिज कर सकता है या पार्डन कर सकता है। अगर ये डेथ सेंटेंस उस एमिर ऑफ कतर को पार्डन करना है यानी कि माफ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में ही करता है, यानी कि ईद जैसा माहौल हो या फिर कतर का कोई नेशनल डे है, उसी दिन ये पार्डनिंग पावर एमिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमने आज तक जो कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की टाइमलाइन थी उसे देखा और हमने देखा कि किस स्टेजेस में ये केस आकर अटकी हुई है, जो कि पहले ही इंस्टेंस में हम देख रहे हैं। और आगे इंडिया के और उन वेटरन्स के पास क्या क्या ऑप्शंस है उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम जानते हैं इस केस की हिस्ट्री के बारे में। ये केस 8 वेटरन्स की है, जहां पर नवतेज सिंह गिल, बीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, अमित नागपाल, पूर्णेंदु तिवारी, सुगुनकर पकाला, संजीव गुप्ता, राजेश जो है वो सेलर है। और ये सारी डेवलपमेंट्स हमने पिछले स्लाइड्स में ही कवर की थी कि कैसे इंडिया और उन सारी केस के उधर जुडिशियल सिस्टम में क्या डेवलपमेंट हो रही है। अब ये बात सामने आती है कि हमारे पास क्या नेक्स्ट ऑप्शंस होंगे इस केस को डील करने के। इंडिया अगर देखे तो 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल्स को अरेस्ट करती है कतर और उसके बाद उनकी केस शुरू होती है। लेकिन ये केस अगर डेथ सेंटेंस तक पहुंच गई है तो इंडिया के पास आगे क्या क्या ऑप्शंस है। पहला तो वो लीगल अपील के थ्रू परस्यू कर सकता है, जिसे हमने इस स्लाइड में समझा था कि कैसे वो लीगल अपील आगे प्रोसीड हो सकती है। उसी तरीके से दूसरा है रिजॉल्व केस बाय डिप्लोमेसी, यानी कि इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे डिप्लोमेटिक टूल्स को यूज करते हुए इस केस को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इंडिया के पास यह है कि वो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस के साथ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर जाकर पार्डन की रिक्वेस्ट एमिर ऑफ कतर को कर सकते हैं और एमिर ऑफ कतर ईद या फिर नेशनल डे ऑफ कतर के दिन ये पार्डन पावर यूज कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन इंडिया के पास ये होता है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर को या फिर कैंपेन को बिल्ड करे ताकि कतर के अगेंस्ट प्रेशर बनाया जा सके और कतर का एमिर इस प्रोसेस को पार्डनिंग पावर के थ्रू खारिज कर दे। यही ऑप्शंस इंडिया के पास अभी तो नियर फ्यूचर में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं कतर के मैटर्स की तरफ, कतर और इंडिया के बीच के रिलेशंस हेल्दी होने के कारण इस केस की संभावना पॉजिटिव दिखाई देती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कोई कुलभूषण जाधव की केस है उसमें पाकिस्तान के साथ रिलेशन उतने हेल्दी ना होने के कारण उस केस में जो दिक्कतें आ रही है शायद वो सारी दिक्कतें कतर के केस में ना आए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया और कतर के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस, एनर्जी और रेमिटेंस यानी कि और इवन इंडियंस जो कतर में रहते हैं उन सब के बदौलत बहुत ही हेल्दी है। इंडिया हालांकि 40% अपने नेचुरल गैस के रिजर्व्स जो है या फिर सिक्योरिटी है वो कतर से इंपोर्ट करती है और कतर के लिए वो एक बहुत ही इकोनॉमिक ऑप्शन हो जाता है, जहां पर इंडिया कतर के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, उसे बिजनेस दे रहा है और उसी के साथ साथ लगभग 7 से 8 लाख इंडियंस कतर में रहते हैं और वहीं से इंडिया के लिए रेमिटेंस भी बहुत सारा आता है और कतर के लिए एक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस जहां पर चीप लेबर हो या फिर क्वालिटी इंजीनियर्स हो या फिर क्वालिटी टीचर्स हो, इस तरीके के वर्कफोर्स कतर को भी प्रोवाइड होते रहे हैं। यहां पर कतर इंडिया के एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कतर इवन जीसीसी का मेंबर होने के नाते इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा भी कतर का जो इंपॉर्टेंस है वो यूएनएससी में इंडिया को सपोर्ट भी करता है टू ग्रैब द परमानेंट सीट। अब ये परमानेंट सीट इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूएन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 है
और उन 5 मेंबर्स में से इंडिया या फिर कोई भी न्यू इमर्जिंग कंट्री जो नई पावर बनते आ रही है, उसकी कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इंडिया हमेशा से ये बात कहते आया है कि यूएन के अंदर इंडिया और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के थ्रू भी, जैसे अफ्रीका हो, उनके थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन इन परमानेंट काउंसिल्स में मिले, ताकि जो वेटो पावर यूएन बहुत सारे मिशंस में यूज करता है, उसमें इन कंट्रीज का भी अपना हिस्सा हो। इस सब डेवलपमेंट्स की वजह से ये केस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वेटरन्स, क्या इन्हें डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट अपील में जीत मिल पाएगी या नहीं, ये तो फ्यूचर का मैटर है। एंड वी होप सो ये रिलेशन और ये केस इंडिया और कतर के रिलेशन खराब ना कर दे और ये उल्टा बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है। आगे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके सजेशंस होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू कमेंट। धन्यवाद।